तो हमारा पहला क्वेश्चन है, किस शहर ने ग्लोबल ESG कॉन्क्लेव 2.0 कार्यक्रम की मेज़बानी की? तो इसके ऑप्शंस हैं ए नई दिल्ली, बी दुबई, सी न्यूयॉर्क, डी मलेशिया। इसका सही उत्तर है बी दुबई। आइए इसके बारे में जानकारी जान लेते हैं। एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया द्वारा आयोजित ग्लोबल ESG कॉन्क्लेव 2.0 दुबई में आयोजित किया गया था। सत्रों का उद्देश्य रणनीतिक व्यावसायिक निर्णयों में पर्यावरण, सामाजिक और शासन कारकों को एकीकृत करने और वित्तीय बुनियादी ढांचे और स्थिरता पर उनके प्रभाव को मापने पर प्रकाश डालना था। हमारा दूसरा प्रश्न है, स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार जून के अंत तक किस राज्य में लू के कारण सबसे अधिक मौतें दर्ज की गई हैं? ऑप्शंस हैं ए बिहार, बी राजस्थान, सी केरल, डी गुजरात। इस प्रश्न का सही उत्तर है सी केरल। लोकसभा में स्वास्थ्य मंत्रालय के एक बयान में कहा गया है कि जून के अंत तक केरल में लू के कारण 120 लोगों की मौत हो गई, जो देश में सबसे ज़्यादा है। गुजरात में लू के कारण 35 मौतें हुई। इसके बाद 20 के साथ तेलंगाना का स्थान है। हमारा अगला प्रश्न है, किस देश ने पाकिस्तान को 2.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण पर 2 साल का रोल ओवर दिया है? ऑप्शंस हैं ए चीन, बी USA, सी रूस, डी जर्मनी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ए चीन। चीन ने पाकिस्तान को 2 साल की अवधि के लिए 2.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण पर 2 साल का रोल ओवर दिया है। इस कदम से भुगतान संतुलन के गंभीर संकट से जूझ रहे पाकिस्तान को राहत मिलने की उम्मीद है। इसका मौजूदा भंडार बमुश्किल 2 महीने के आयात बिल को कवर कर पाता है। हमारा अगला प्रश्न है, किस यूरोपीय देश को ICC पुरुष T20 विश्व कप 2024 के लिए क्वालिफाई किया गया है? ऑप्शंस हैं ए आयरलैंड, बी ग्रीस, सी स्पेन, डी क्रोएशिया। इस प्रश्न का सही उत्तर है ए आयरलैंड। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में उभरती ताकत आयरलैंड ने प्रतिष्ठित ICC पुरुष T20 विश्व कप 2024 में अपना स्थान सुरक्षित कर लिया है। आयरलैंड पूरे टूर्नामेंट में अजेय रहा। उसमें जर्मनी के खिलाफ मुकाबले से पहले इटली, डेनमार्क, ऑस्ट्रिया और जर्सी के खिलाफ जीत दर्ज की थी। अगला प्रश्न है, कौन सा केंद्रीय मंत्रालय रिसोर्स एफिशिएंसी सर्कुलर इकोनॉमी इंडस्ट्री गठबंधन से जुड़ा है? ऑप्शंस हैं ए पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, बी MSME मंत्रालय, सी वित्त मंत्रालय, डी वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय। इसका सही उत्तर है ए पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। संसाधन दक्षता सर्कुलर इकोनॉमी इंडस्ट्री गठबंधन को चेन्नई में चौथे G20 पर्यावरण और जलवायु स्थिरता कार्य समूह और पर्यावरण और जलवायु मंत्रियों की बैठक के मौके पर लॉन्च किया गया था। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि इस गठबंधन का मिशन कंपनी दर कंपनी सहयोग को बढ़ावा देना, विभिन्न क्षेत्रों में उन्नत क्षमताओं का निर्माण करना, गठबंधन के सदस्यों के लिए विविध और वैश्विक अनुभवों से सीख लेना है। हमारा अगला प्रश्न है, कौन सा भारतीय शहर सेमीकॉन इंडिया 2023 सम्मेलन का मेजबान है? ऑप्शंस हैं ए मुंबई, बी पुणे, सी बेंगलुरु, डी गांधीनगर। इस प्रश्न का सही उत्तर है डी गांधीनगर। इलेक्ट्रॉनिक्स और IT मंत्रालय MEITY ने सेमीकॉन इंडिया फ्यूचर डिज़ाइन DLI योजना में 2 सेमीकंडक्टर डिज़ाइन स्टार्टअप अहिसा डिजिटल इनोवेशन और कैलिगो टेक्नोलॉजीज को जोड़ा।
इनकी घोषणा गांधीनगर में सेमीकॉन इंडिया 2023 सम्मेलन के दूसरे संस्करण के दौरान की गई। इन स्टार्टअप MSME को योजना के तहत समर्थन प्राप्त होगा। हमारा अगला प्रश्न है, वेस्टर्न ट्रैगोपैन किस भारतीय राज्य का राज्य पक्षी है? ऑप्शंस हैं ए उत्तर प्रदेश, बी हिमाचल प्रदेश, सी तमिलनाडु, डी केरल। इस प्रश्न का सही उत्तर है बी हिमाचल प्रदेश। वेस्टर्न ट्रैगोपैन हिमाचल प्रदेश का राज्य पक्षी है। यह बताया गया है कि इस प्रजाति को देश के कुछ क्षेत्रों में निवास स्थान की हानि का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि राज्य अधिकारियों के समर्पित प्रयासों के कारण राज्य के सराहन तीतर संरक्षण प्रजनन केंद्र में इस लुप्त प्राय प्रजाति की आबादी में लगातार वृद्धि हुई है, जिससे इसकी अस्तित्व और भविष्य के विस्तार की उम्मीद जागी है। हमारा अगला प्रश्न है, 2023 तक फुटबॉल इतिहास में हेडर से सर्वाधिक गोल करने वाला खिलाड़ी कौन है? हमारे ऑप्शंस हैं ए लियोनेल मेसी, बी क्रिस्टियानो रोनाल्डो, सी गर्ड मुलर, डी किलियन एम्बाप्पे। इस प्रश्न का सही उत्तर है बी क्रिस्टियानो रोनाल्डो। क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने हाल ही में अपना 145वां हेडर गोल किया, जिससे दिवंगत जर्मन स्ट्राइकर गर्ड मुलर का लंबे समय से चला आ रहा रिकॉर्ड टूट गया। रोनाल्डो ने ये उपलब्धि तब हासिल की जब उन्होंने सऊदी प्रो लीग क्लब अल नासर के लिए ट्यूनीशियाई क्लब मोनिस्टर के खिलाफ 2-1 की जीत में हेडर के साथ सीजन का अपना पहला गोल किया। हमारा अगला प्रश्न है, स्टैंसी शोध रिपोर्ट के अनुसार वित्तीय वर्ष 2030 तक भारत की प्रति व्यक्ति आय कितनी तक बढ़ने की संभावना है? हमारे ऑप्शंस हैं ए USD 1000, बी USD 2000, सी USD 4000, डी USD 5000। इस प्रश्न का सही उत्तर है सी USD 4000। देश की प्रति व्यक्ति आय वित्त वर्ष 2030 तक लगभग 70% तक बढ़कर $4000 हो जाने की संभावना है, जो वित्त वर्ष 2023 में $2450 थी। इससे देश में $6 ट्रिलियन GDP के साथ एक मध्यम आय वाली अर्थव्यवस्था बनने में मदद मिलेगी। प्रति व्यक्ति आय GDP वित्त वर्ष 2001 में $460 से बढ़कर वित्त वर्ष 2011 में $1413 और वित्त वर्ष 2021 में $2150 हो गई है। सबसे बड़ा विकास चालक बाहरी व्यापार होगा, इसके बाद घरेलू खपत होगी। हमारा अगला प्रश्न है, जुलाई 2023 महीने के लिए भारत का GST संग्रह क्या है? हमारे ऑप्शन हैं ए 1.5 लाख करोड़ रुपए, बी 1.15 लाख करोड़ रुपए, सी 1.65 लाख करोड़ रुपए, डी 1.95 लाख करोड़ रुपए। इस प्रश्न का सही उत्तर है सी 1.65 लाख करोड़ रुपए। वस्तु एवं सेवा कर GST से भारत का सकल राजस्व जुलाई 2023 में 3 महीने के उच्चतम स्तर पर पहुंचकर 1.65 लाख करोड़ को पार कर गया। जुलाई का संग्रह पिछले महीने के GST संग्रह से 2.2% अधिक था। हालांकि 10.8% पर यह पिछले साल के इसी महीने के राजस्व की तुलना में जुलाई 2021 के बाद से संग्रहण में सबसे धीमी वृद्धि थी। हमारा अगला प्रश्न है, कौन सा राज्य श्रमिक बीमा योजना शुरू करने की योजना बना रहा है? ऑप्शंस हैं ए उत्तर प्रदेश, बी तेलंगाना, सी महाराष्ट्र, डी आंध्र प्रदेश। इस प्रश्न का सही उत्तर है बी तेलंगाना।
तेलंगाना सरकार मौजूदा योजना रायथू बीमा की तर्ज पर लेबर बीमा नामक एक योजना शुरू करने की योजना बना रही है। यह एक बीमा योजना है और लाभार्थियों के लिए बीमा कवरेज 1.5 लाख से बढ़ाकर 3 लाख कर दिया जाएगा। यह भी प्रस्ताव है कि नवीनीकरण की अवधि 5 साल से बढ़ाकर 10 साल कर दी जाएगी। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में निर्धारण वर्ष 2023-24 के लिए कितनी संख्या में आयकर रिटर्न दाखिल किए गए? हमारे ऑप्शंस हैं ए 4.77 करोड़, बी 5.77 करोड़, सी 6.77 करोड़ और डी 7.77 करोड़। इस प्रश्न का सही उत्तर है सी 6.77 करोड़। आयकर विभाग ने घोषणा की कि आयकर रिटर्न दाखिल करने में वृद्धि हुई है, जिसके परिणाम स्वरूप आईटीआर दाखिल करने का एक नया रिकॉर्ड दर्ज किया गया है। 31 जुलाई 2023 तक दाखिल किए गए निर्धारण वर्ष 2023-24 के लिए कुल आईटीआर की संख्या 6.77 करोड़ से अधिक है, जो कि निर्धारण वर्ष 2022-23 के लिए 31 जुलाई 2022 तक दाखिल किए गए कुल आईटीआर से 16.1% अधिक है। 64.33 लाख से अधिक आईटीआर एक ही दिन 31 जुलाई 2023 को दायर किए गए। हमारा अगला प्रश्न है, आईसीएआर किस केंद्रीय मंत्रालय के अंतर्गत एक स्वायत्त संगठन है? हमारे ऑप्शन है ए एमएसएमई मंत्रालय, बी कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, सी विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, डी कारपोरेट मामलों का मंत्रालय। इस प्रश्न का सही उत्तर है बी कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद कृषि और विकास कल्याण मंत्रालय के कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग के तहत एक स्वायत्त संगठन है। यह कृषि से संबंधित अनुसंधान और शिक्षा के समन्वय, निर्देशन और देखरेख के लिए जिम्मेदार सर्वोच्च प्राधिकरण है। सरकार ने आईसीएआर को तर्कसंगत बनाने और सही आकार देने के उपायों का प्रस्ताव देने के लिए अतिरिक्त सचिव और आईसीएआर के सचिव के नेतृत्व में 11 सदस्यीय उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। हमारा अगला प्रश्न है, एक हालिया अध्ययन के अनुसार मानव प्रेरित जलवायु परिवर्तन के कारण किसके रंग में पर्याप्त परिवर्तन हुआ है? हमारे ऑप्शन है ए पृथ्वी के पेड़, बी पृथ्वी के महासागर, सी पृथ्वी का चंद्रमा, डी पृथ्वी की मिट्टी। इस प्रश्न का सही उत्तर है बी पृथ्वी के महासागर। समुद्री पारिस्थितिकी के संकेतकों में पाए गए वैश्विक जलवायु परिवर्तन रुझान शीर्षक वाले एक हालिया अध्ययन के अनुसार मानव प्रेरित जलवायु परिवर्तन ने पिछले 2 दशकों में पृथ्वी के महासागरों के रंग में पर्याप्त बदलाव किया है। अध्ययन से पता चला कि ग्रह पर कुल भूमि क्षेत्र को पार करते हुए दुनिया के 56% से अधिक महासागरों का रंग इस प्रकार बदल गया है। हमारा अगला प्रश्न है, वोस्तोक स्टेशन किस क्षेत्र में एक रूसी अनुसंधान स्टेशन है? हमारे ऑप्शन है ए रूस, बी अंटार्कटिका, सी कनाडा, डी मिस्र। इस प्रश्न का सही उत्तर है ए रूस। वोस्तोक स्टेशन अंतर्देशीय प्रिंसेस एलिजाबेथ लैंड अंटार्कटिका में एक रूसी अनुसंधान स्टेशन है। वैज्ञानिकों ने शीत ध्रुव पर स्थित वोस्तोक स्टेशन पर सफलतापूर्वक तरबूज उगाए हैं। यह प्रभावशाली उपलब्धि अंटार्कटिका की चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में कृषि प्रयासों में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि का प्रतीक है। हमारा अगला प्रश्न है, किस केंद्रीय मंत्रालय ने विवाद से विश्वास संविदात्मक विवाद योजना शुरू की? हमारे ऑप्शन है ए एमएसएमई मंत्रालय, बी वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, सी वित्त मंत्रालय, डी कारपोरेट मामलों का मंत्रालय। इस प्रश्न का सही उत्तर है सी वित्त मंत्रालय।
वित्त मंत्रालय ने सरकार और उसके उपक्रमों के विक्रेताओं का आपूर्तिकर्ताओं के साथ संविदात्मक विवादों के लिए एक निपटान योजना शुरू की। इस वर्ष के केंद्रीय बजट के दौरान विवाद से विश्वास संविदात्मक विवाद की घोषणा की गई थी। कंपनियों के व्यय विभाग के लिए विचार हेतु अपने दावे प्रस्तुत करने की समय सीमा 31 अक्टूबर निर्धारित की गई है। हमारा अगला प्रश्न है, यदि यह माना जाता है कि विशेषाधिकार का उल्लंघन संसद सदस्यों द्वारा किया गया है तो प्रस्ताव किस समिति को भेजा जाएगा? हमारे ऑप्शंस हैं ए विशेषाधिकार समिति, बी संसदीय समिति, सी प्राथमिकता समिति, डी प्रधान सदस्य समिति। इस प्रश्न का सही उत्तर है ए विशेषाधिकार समिति। संसदीय विशेषाधिकार संसद सदस्यों को विशिष्ट अधिकार प्रदान करता है जिसमें अदालती कार्यवाही के जोखिम के बिना बहस के दौरान अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता भी शामिल है। यदि माना जाता है कि विशेषाधिकार का उल्लंघन हुआ है तो कोई भी सदस्य एक प्रस्ताव उठा सकता है जिसे विशेषाधिकार समिति को भेजा जाएगा। हाल ही में राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने टीएमसी के डेरेक ओब्रायन और आप के राघव चड्ढा के खिलाफ सदन की विशेषाधिकार संबंधी शिकायतों को विशेषाधिकार समिति को भेज दिया है। अगला प्रश्न है, किस केंद्रीय मंत्रालय ने डिजिटल इंडिया रिस्क वी संगोष्ठी का आयोजन किया है? हमारे ऑप्शंस हैं ए गृह मंत्रालय, बी इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय, सी विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, डी एमएसएमई मंत्रालय। इस प्रश्न का सही उत्तर बी इलेक्ट्रॉनिक और आईटी मंत्रालय। डिजिटल इंडिया RISCV संगोष्ठी IIT मद्रास और IITM प्रवर्तक टेक्नोलॉजीज फाउंडेशन और इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा आयोजित की जाएगी। इसका आयोजन RISCV पाथवे के माध्यम से भारत में इलेक्ट्रॉनिक्स के भविष्य को प्रदर्शित करने के लिए किया गया था। डिजिटल इंडिया RISCV माइक्रो प्रोसेसर कार्यक्रम भारत में भविष्य के लिए माइक्रो प्रोसेसर बनाने के उद्देश्य से शुरू किया गया था। अगला प्रश्न है, कौन सी संस्था एक नई ऑनलाइन विवाद समाधान प्रणाली शुरू करती है? हमारे ऑप्शंस हैं ए RBI, बी SEBI, सी CBDT, डी IRDAI। इस प्रश्न का सही उत्तर है बी SEBI। हाल ही में बाजार नियामक भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड ने स्टॉक एक्सचेंजों और डिपॉजिटरी के तहत प्रतिभूति बाजार में मौजूदा विवाद समाधान तंत्र को सुव्यवस्थित करने के लिए एक परिपत्र जारी किया। यह एक सामान्य ODR पोर्टल स्थापित करेगा जो प्रतिभूति बाजार में उत्पन्न होने वाले विवादों को हल करने के लिए ऑनलाइन सुलह और मध्यस्थता का उपयोग करेगा। अगला प्रश्न है, डाक जीवन बीमा PLI किस केंद्रीय मंत्रालय से संबद्ध है? ए वित्त मंत्रालय, बी संचार मंत्रालय, सी सूचना और प्रसारण मंत्रालय, डी महिला और बाल विकास मंत्रालय। इस प्रश्न का सही उत्तर है बी संचार मंत्रालय। डाक जीवन बीमा जो 1884 से एक प्रमुख बीमा कंपनी है, दिल्ली और उत्तराखंड सर्किलों में प्रत्यक्ष प्रोत्साहन संवितरण पायलट पहल शुरू करके अपनी ग्राहक केंद्रित रणनीति को बढ़ा रही है। इसके तहत एजेंटों को पिछले महीने से सीधे उनके डाकघर बचत बैंक खातों में कमीशन के हस्तांतरण का अनुभव होगा। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय बौद्ध संस्कृति एवं विरासत केंद्र का निर्माण किस देश में किया जा रहा है? हमारे ऑप्शंस हैं ए म्यांमार, बी श्रीलंका, सी नेपाल, डी थाईलैंड।
इस प्रश्न का उत्तर है सी, नेपाल। नेपाल में बौद्ध भिक्षुओं के विशेष पाठ के साथ भूमि पूजन समारोह के बाद लुम्बिनी में भारतीय बौद्ध संस्कृति और विरासत केंद्र का निर्माण कार्य शुरू हो गया है। 1.60 अरब रुपए की लागत वाला हेरिटेज सेंटर जीरो नेट तकनीकी से बनने की उम्मीद है और यह 1.5 साल में पूरा हो सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नेपाल के तत्कालीन प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा ने 2022 में श्री मोदी की लुम्बिनी यात्रा के दौरान संयुक्त रूप से आधारशिला रखी। अगला प्रश्न है, किस देश ने G20 लोगों में संस्कृत वाक्यांश वसुधैव कुटुंबकम को शामिल करने पर आपत्ति जताई है? हमारे ऑप्शन है ए बांग्लादेश, बी चीन, सी ईरान, डी रूस। इस प्रश्न का सही उत्तर है बी चीन। चीन ने पिछले महीने जारी G20 ऊर्जा मंत्रियों के परिणाम दस्तावेज और ऊर्जा बदलाव पर अध्यक्ष के सारांश सहित विभिन्न G20 दस्तावेजों में संस्कृत वाक्यांश वसुधैव कुटुंबकम को शामिल करने और भारतीय राष्ट्रपति पद के G20 विषय के रूप में चुने जाने पर आपत्ति जताई है। चीन का तर्क था कि वसुधैव कुटुंबकम शब्द का इस्तेमाल आधिकारिक G20 ग्रंथों में नहीं किया जा सकता क्योंकि यह संस्कृत में है, जो संयुक्त राष्ट्र की 6 मान्यता प्राप्त आधिकारिक भाषाओं में से नहीं है। हमारा अगला प्रश्न है, अंतर सेवा संगठन विधेयक 2023 जो हाल ही में पारित किया गया, सेवा कर्मियों पर पूर्ण अधिकार प्रदान करता है। हमारे ऑप्शंस हैं ए भारत के राष्ट्रपति, बी ISO के कमांडर इन चीफ और ऑफिसर इन कमांड, सी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, डी भारत के प्रधानमंत्री। राज्यसभा ने हाल ही में अंतर सेवा संगठन विधेयक 2023 पारित किया। कानून का उद्देश्य अंतर सेवा संगठनों के कमांडर इन चीफ और ऑफिसर इन कमांड को पूर्ण प्रशासनिक और अधिकार प्रदान करना। उनके आदेश के तहत सेवा कर्मियों पर अनुशासनात्मक अधिकार, उनकी सेवा की परवाह किए बिना। हमारा अगला प्रश्न है, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन की डिजिटल स्वास्थ्य प्रोत्साहन योजना को कब तक बढ़ा दिया गया? हमारे ऑप्शन है ए सितंबर 2023, बी दिसंबर 2023, सी मार्च 2024, डी जून 2024। इस प्रश्न का सही उत्तर है बी दिसंबर 2023। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण ने आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन की डिजिटल स्वास्थ्य प्रोत्साहन योजना को 31 दिसंबर 2023 तक बढ़ा दिया है। यह योजना डिजिटलीकरण को प्रोत्साहित करने के लिए अस्पतालों, डायग्नोस्टिक लैब और डिजिटल स्वास्थ्य समाधान प्रदाताओं को प्रोत्साहन प्रदान करती है। हमारा अगला प्रश्न है, कौन सा देश 2023 में ब्रिक्स स्टार्टअप फोरम लॉन्च करने के लिए तैयार है? हमारे ऑप्शन है ए रूस, बी ब्राज़ील, सी भारत और डी चीन। इस प्रश्न का सही उत्तर है सी भारत। भारत 2023 में ब्रिक्स स्टार्टअप फोरम लॉन्च करने की तैयारी कर रहा है। यह फोरम स्टार्टअप्स, निवेशकों, इनक्यूबेटरों और उभरते उद्यमियों के बीच सहयोग और ज्ञान के आदान प्रदान को बढ़ावा देना चाहता है। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने दक्षिण अफ्रीका में आयोजित 7वीं वर्चुअल ब्रिक्स उद्योग मंत्रियों की बैठक के दौरान यह घोषणा की। हमारा अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय औद्योगिक इंजीनियरिंग संस्थान का नाम क्या है? हमारे ऑप्शन है ए IIM मुंबई, बी IIM ठाणे, सी IIM पुणे, डी IIT ठाणे। इस प्रश्न का सही उत्तर है ए IIM मुंबई। IIM विधेयक 2023 संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित होने के बाद राष्ट्रीय औद्योगिक इंजीनियरिंग संस्थान का नाम बदलकर भारतीय प्रबंधन संस्थान मुंबई कर दिया जाएगा। यह NITIE को IIM नागपुर के बाद भारत का 21वां और महाराष्ट्र का दूसरा IIM बनाता है। हमारा अगला प्रश्न है, विश्व के क्रूज जहाज आइकॉन ऑफ द सीज का मालिक कौन सी कंपनी है?
हमारे ऑप्शन है ए रॉयल कैरिबियन, बी मेडिटेरेनियन शिपिंग कंपनी, सी मैस्क, डी COSCO। इस प्रश्न का सही उत्तर है ए रॉयल कैरिबियन। दुनिया का सबसे बड़ा क्रूज जहाज आइकॉन ऑफ द सीज तुर्कू में फिनिश शिपयार्ड में पूरा होने वाला है। रॉयल कैरिबियन के स्वामित्व वाला यह भव्य जहाज जनवरी 2024 में अपनी पहली यात्रा के लिए निर्धारित है। 2023 में 31.5 मिलियन यात्रियों के साथ यात्री मात्रा पूर्व महामारी के स्तर को पार करने की उम्मीद है। हमारा अगला प्रश्न है, हाल की मौद्रिक नीति समिति की घोषणा के अनुसार अगस्त 2023 तक रेपो दर क्या है? हमारे ऑप्शन है ए 5.5%, बी 6.5%, सी 7.5% और डी 8.5%। इस प्रश्न का सही उत्तर है बी 6.5%। भारतीय रिजर्व बैंक ने हालिया मौद्रिक नीति समिति की बैठक में नीति दर को 6.5% पर अपरिवर्तित रखा है। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने FY24 GDP वृद्धि अनुमान को 6.5% पर बरकरार रखा, लेकिन FY24 के लिए CPI मुद्रास्फीति का अनुमान बढ़ाकर 5.4% कर दिया। हमारा अगला प्रश्न है, एक जिला एक उत्पाद ने किस केंद्रीय मंत्रालय के साथ अपना सहयोग शुरू किया? हमारे ऑप्शन हैं ए ग्रामीण विकास मंत्रालय, बी MSME मंत्रालय, सी विदेश मंत्रालय, डी महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। इस प्रश्न का सही उत्तर ए ग्रामीण विकास मंत्रालय। एक जिला एक उत्पाद कार्यक्रम वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग के तहत एक पहल ने नई दिल्ली में ग्रामीण विकास मंत्रालय के साथ अपना सहयोग शुरू किया। DPIIT ग्रामीण विकास मंत्रालय ने संयुक्त रूप से सरस आजीवन स्टोर में एक जिला एक उत्पाद दीवार लॉन्च की। हमारा अगला प्रश्न है, जायद तलवार 2023 अभ्यास का मेजबान कौन सा देश है? हमारे ऑप्शन है ए ईरान, बी इजराइल, सी संयुक्त अरब अमीरात, डी पाकिस्तान। इस प्रश्न का सही उत्तर है सी UAE। द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास जायद तलवार का उद्देश्य भारतीय नौसेना और UAE नौसेना के बीच अंतर संचालनीयता और तालमेल को बढ़ाना है। UAE नौसेना के साथ जायद तलवार द्विपक्षीय ड्रिल के भाग लेने के लिए INS विशाखापत्तनम और INS त्रिकंद संयुक्त अरब अमीरात में दुबई पहुंच गए हैं। धन्ना गांव, जिसे भगत गांव के नाम से भी जाना जाता है, किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? हमारे ऑप्शन है ए सिक्किम, बी मणिपुर, सी जम्मू और कश्मीर, डी गोवा। इस प्रश्न का सही उत्तर है सी जम्मू और कश्मीर। भारतीय सेना ने जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा जिले के मच्छल सेक्टर में नियंत्रण रेखा पर अंतिम गांव दन्ना को 115 फीट लंबा पुल समर्पित किया है। 115 फीट लंबे पुल का नाम वीर चक्र स्वर्गीय मेजर भगत सिंह की याद में भगत ब्रिज रखा गया है, जिन्होंने 1965 के युद्ध में इस क्षेत्र की रक्षा करते हुए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए थे। दन्ना गांव को भगत गांव के नाम से भी जाना जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, किस एशियाई देश ने गोल्डन वीजा कार्यक्रम की घोषणा की है? हमारे ऑप्शन है ए फिलीपींस, बी दक्षिण कोरिया, सी इंडोनेशिया, डी बांग्लादेश। इस प्रश्न का सही उत्तर है सी इंडोनेशिया। इंडोनेशिया 2023 के अंत तक अपना स्वयं का गोल्डन वीज़ा कार्यक्रम शुरू करने के लिए पूरी तरह तैयार है। लोकप्रिय पर्यटन स्थल, विदेशी निवेश को बढ़ावा देने और अंतर्राष्ट्रीय उद्यमशीलता और व्यावसायिक प्रतिभा को आकर्षित करने के लिए अपनी आप्रवासन नीति को बदलने के लिए काम कर रहा है। प्रारंभिक घोषणा के अनुसार नया निवास दर निवेश वीजा जून 2023 तक उपलब्ध होना था। पिछले साल देश ने 5 साल
और 10 साल के नए दूसरे होम वीज़ा की घोषणा की थी। हमारा अगला प्रश्न है, किस संस्था ने नीति और दिशा निर्देश तैयार करने के लिए एक नया डिज़ाइन स्थापित किया है? हमारे ऑप्शन हैं ए NHAI, बी NASSCOM, सी ट्राई, डी इरेडा। इस प्रश्न का सही उत्तर है ए NHAI। NHAI ने एक डिज़ाइन डिवीज़न की स्थापना की है जो देश भर में राष्ट्रीय राजमार्गों पर पुलों, संरचनाओं, सुरंगों और दीवारों की योजना, डिज़ाइन, निर्माण और रखरखाव के लिए नीति और दिशा निर्देश तैयार करेगा। ब्रिज इन्वेंटरी ड्राइंग, संकटग्रस्त पुलों की पहचान के लिए डिज़ाइन डिवीज़न द्वारा एक IT आधारित निगरानी प्रणाली विकसित की जाएगी और उनकी मरम्मत और निर्माण के लिए एक वार्षिक योजना भी प्रस्तावित की जाएगी। हमारा अगला प्रश्न है, किस संस्था ने हैंडबुक ऑन कॉम्बैटिंग जेंडर स्टीरियोटाइप्स जारी किया? हमारे ऑप्शंस हैं ए नीति आयोग, बी भारत का सर्वोच्च न्यायालय, सी भारत का चुनाव आयोग और डी प्रधानमंत्री कार्यालय। इस प्रश्न का सही उत्तर है बी भारत का सर्वोच्च न्यायालय। सुप्रीम कोर्ट ने एक हैंडबुक जारी करके लैंगिक समानता और न्याय में एक महत्वपूर्ण योगदान दिया है, जिससे न्यायाधीशों और कानूनी समुदाय के सदस्यों को विशेष रूप से महिलाओं के बारे में गलत रूढ़िवादिता की पहचान करने और उससे बचने के लिए मार्गदर्शन करने की उम्मीद है। हैंडबुक ऑन कॉम्बैटिंग जेंडर स्टीरियोटाइप्स लैंगिक अन्यायपूर्ण शब्दों और अभिव्यक्तियों का एक शब्दकोश प्रदान करता है और आदेशों और निर्णयों सहित कानूनी दस्तावेजों में उपयोग के लिए वैकल्पिक शब्दों और वाक्यांशों का प्रस्ताव करता है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत की अध्यक्षता में किस बैठक में WHO के नेतृत्व में डिजिटल स्वास्थ्य पर एक वैश्विक पहल स्थापित करने पर सहमति बनी? हमारे ऑप्शन है ए ब्रिक्स, बी G20, सी G7, डी आसियान। इस प्रश्न का सही उत्तर है बी G20। भारत की चल रही G20 अध्यक्षता के दौरान भारत स्वास्थ्य ट्रैक के लिए सबसे विवादास्पद प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में से 2 पर आम सहमति बनाने में कामयाब रहा है। टीके, चिकित्सीय और निदान के लिए एक अनुसंधान और विनिर्माण नेटवर्क बनाना और एक मंच स्थापित करना। डिजिटल स्वास्थ्य इस मंच से टीकों, दवाओं और निदान के निर्माण में न्याय संगत अनुसंधान और विकास पर ध्यान केंद्रित करने की उम्मीद है। हमारा अगला प्रश्न है, मदन लाल ढींगरा किस राज्य के एक भारतीय क्रांतिकारी थे? हमारे ऑप्शंस हैं ए राजस्थान, बी पंजाब, सी ओडिशा, डी पश्चिम बंगाल। इस प्रश्न का सही उत्तर है बी पंजाब। मदन लाल ढींगरा एक भारतीय क्रांतिकारी थे जिन्हें ब्रिटिश अधिकारी कर्जन वायली की हत्या के आरोप में 17 अगस्त 1909 को केवल 24 वर्ष की उम्र में फांसी दे दी गई थी। उनकी फांसी की 114वीं बरसी पर अमृतसर के गोलबाग इलाके में उनके नाम पर एक स्मारक का औपचारिक उद्घाटन किया गया। हमारा अगला प्रश्न है, 2002 के बाद से विश्वनाथन आनंद के बाद शतरंज विश्व कप सेमीफाइनल में पहुंचने वाले पहले भारतीय कौन हैं? हमारे ऑप्शन है ए डी गुकेश, बी आर प्रज्ञानंद, सी अर्जुन एरिगैसी, डी निहाल सरीन। इस प्रश्न का सही उत्तर है बी आर प्रज्ञानानंद। भारतीय ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानंद 2002 के बाद से विश्वनाथन आनंद के बाद शतरंज विश्व कप के सेमीफाइनल में पहुंचने वाले पहले भारतीय बने। 18 वर्षीय खिलाड़ी ने सिंगल टाई ब्रेक जीत से तय सेमीफाइनल में वर्ल्ड नंबर 3 GM फैबियानो कारुआना को 3-5, 2-5 से हराया। उन्होंने हम वतन अर्जुन एरिगैसी को 5-4 से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। फाइनल में उनका मुकाबला 5 बार के विश्व चैंपियन मैग्नस कार्लसन से होगा। हमारा अगला प्रश्न है, आर्य समाज के संस्थापक कौन थे?
ए राम मोहन राय, बी दयानंद सरस्वती, सी अरविंदो घोष, डी रविंद्रनाथ टैगोर। इस प्रश्न का सही उत्तर है बी दयानंद सरस्वती। इस वर्ष आर्य समाज के संस्थापक दयानंद सरस्वती की 200वीं जयंती मनाने के लिए सरकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। इसके सदस्यों में कई केंद्रीय मंत्री, राज्य के राज्यपाल, विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी और आर्य समाज संगठन के पदाधिकारी शामिल हैं। उनका जन्म 12 फरवरी 1824 को हुआ था। हमारा अगला प्रश्न है, कौन सा ब्लॉक नई विश्वविद्यालय रैंकिंग प्रणाली की घोषणा करने के लिए तैयार है? ए आसियान, बी ब्रिक्स, सी G20, डी सार्क। इस प्रश्न का सही उत्तर है बी ब्रिक्स। ब्रिक्स राष्ट्र ब्राजील, रूस, भारत और चीन एक नई विश्वविद्यालय रैंकिंग प्रणाली शुरू करने की योजना बना रहे हैं। दक्षिण अफ्रीका के म्युमलांगा प्रांत में एकत्र हुए ब्रिक्स शिक्षा मंत्रियों ने एक स्वायत्त विश्वविद्यालय रेटिंग प्रणाली स्थापित करने के लिए एक समझौता किया है। यह निर्णय मौजूदा रैंकिंग के बारे में उठाई गई चिंताओं के बाद लिया गया है, जिसे निष्पक्ष डेटा को शामिल करने में विफलता के लिए आलोचना का सामना करना पड़ा था। हमारा अगला प्रश्न है, विश्व जल सप्ताह 2023 कार्यक्रम का मेजबान कौन सा देश है? ए स्वीडन, बी USA, सी श्रीलंका, डी बांग्लादेश। इस प्रश्न का सही उत्तर है ए स्वीडन। राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के महानिदेशक ने हाल ही में विश्व जल सप्ताह के दौरान भारत से एक ऑनलाइन सत्र की अध्यक्षता की। इस सत्र का शीर्षक एकीकृत नदी बेसिन योजना और प्रबंधन के लिए सहकर्मी नेटवर्किंग था, जिसमें नदी बेसिन प्रबंधन दृष्टिकोण को अपनाने पर चर्चा हुई। विश्व जल सप्ताह 2023 एक वार्षिक कार्यक्रम है जो ऑनलाइन और स्टॉकहोम में परिवर्तन के बीच जल समझदार दुनिया के लिए अभिनव समाधान विषय पर आयोजित किया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, किस राज्य ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति के स्थान पर राज्य के लिए शिक्षा नीति तैयार करने के लिए एक समिति गठित करने का निर्णय लिया है? ए पश्चिम बंगाल, बी केरल, सी कर्नाटका, डी झारखंड। इस प्रश्न का सही उत्तर है सी कर्नाटका। कर्नाटका सरकार ने राज्य के लिए शिक्षा नीति तैयार करने के लिए एक समिति गठित करने का निर्णय लिया। राज्य राष्ट्रीय शिक्षा नीति को रद्द कर देगा और फिलहाल पुरानी शिक्षा प्रणाली को जारी रखेगा। कर्नाटक की पिछली सरकार ने कर्नाटक में नई NEP पेश की थी। हमारा अगला प्रश्न है, श्रेया थाविसिन को किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया है? ए थाईलैंड, बी कंबोडिया, सी श्रीलंका, डी सिंगापुर। इस प्रश्न का सही उत्तर है ए थाईलैंड। लोक लुभावन फू थाई पार्टी के श्रेथा थाविसिन ने थाईलैंड के 30वें प्रधानमंत्री बनने के लिए संसद में पर्याप्त वोट हासिल किए। इससे पहले पूर्व प्रधानमंत्री थाकसिन शिनावात्रा वर्षों के आत्मनिर्वासन से लौटे और 8 साल की जेल की सजा शुरू की। हमारा अगला प्रश्न है, किस देश ने अपने नवीनतम घरेलू निर्मित ड्रोन मोहाजेर 10 का अनावरण किया है? ए इजराइल, बी संयुक्त अरब अमीरात, सी ईरान, डी मलेशिया। इस प्रश्न का सही उत्तर है सी ईरान। ईरान ने अपने नवीनतम घरेलू निर्मित ड्रोन मोहाजेर 10 का अनावरण किया, जिसमें अधिक ऊंचाई पर उड़ान भरने, लंबी अवधि तक उड़ान भरने और अधिक पेलोड ले जाने की क्षमता जैसी उन्नत क्षमताएं हैं। नया ड्रोन 2000 किलोमीटर की परिचालन सीमा के साथ 7000 मीटर की ऊंचाई पर अधिकतम 24 घंटे तक उड़ान भर सकता है। पेलोड क्षमता 300 किलोग्राम तक पहुंच सकती है, जो मोहाजेर 6 ड्रोन की क्षमता से 2 गुनी है। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में चौथी G20 संस्कृति कार्य समूह की बैठक कहाँ आयोजित की गई है? ए वाराणसी, बी रामेश्वरम, सी लखनऊ, डी कोलकाता। इस प्रश्न का सही उत्तर है ए वाराणसी।
चौथी G20 संस्कृति कार्य समूह की बैठक 23 से 26 अगस्त 2023 तक वाराणसी में आयोजित की गई थी। G20 देशों, सदस्य, आमंत्रित देशों और विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रतिनिधियों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया। पिछली 3 CWG बैठकें खजुराहो, भुवनेश्वर और हम्पी में आयोजित की गई थी। वाराणसी में चौथी CWG बैठक का उद्देश्य संस्कृति को नीति निर्माण के केंद्र में रखते हुए कार्रवाई योग्य परिणामों पर पहुंचाना है। हमारा अगला प्रश्न है, किस संस्था ने अप्रैल-जून तिमाही के लिए भारत की GDP वृद्धि दर 8.3% रहने का अनुमान लगाया है? हमारे ऑप्शंस हैं A क्रिसिल, B विश्व बैंक, C IMF, D भारतीय स्टेट बैंक। इस प्रश्न का सही उत्तर है D भारतीय स्टेट बैंक। भारत के सबसे बड़े ऋणदाता भारतीय स्टेट बैंक ने 30 उच्च आवृत्ति संकेतकों के साथ कृत्रिम तंत्रिका नेटवर्क का उपयोग करके एक AI आधारित मॉडल बनाया, जिसका उपयोग करके बैंक ने अप्रैल-जून तिमाही के लिए भारत की GDP वृद्धि 8.3% होने का अनुमान लगाया। यह मौद्रिक नीति समिति के 8% के अनुमान से अधिक है। प्रक्षेपण रिपोर्ट के उच्च वृद्धि के कारणों के रूप में विनिर्माण और सेवाओं में अच्छी वृद्धि को सूचीबद्ध किया गया है। हमारा अगला प्रश्न है, भर्तीकर्ताओं और डिजिटल रूप से कुशल उम्मीदवारों के बीच अंतर को पाटने के लिए किस संस्थान ने टैलेंट कनेक्ट पोर्टल का अनावरण किया? हमारे ऑप्शन है A नीति आयोग, B NASSCOM, C CERT in, D UGC। इस प्रश्न का सही उत्तर है B NASSCOM। नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर सर्विसेज कंपनीज ने टैलेंट कनेक्ट पोर्टल लॉन्च किया। यह पोर्टल भर्तीकर्ताओं और डिजिटल रूप से कुशल और प्रमाणित उम्मीदवारों के बीच अंतर को पाट देगा। पोर्टल, जो पिछले 1.5 साल से काम कर रहा है, में पहले से ही 1 लाख उम्मीदवार हैं और इनसे टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, टेक महिंद्रा और सेल्फ पोस्ट जैसे कॉरपोरेट को भर्ती करते देखा। हमारा अगला प्रश्न है, कौन सा केंद्रीय मंत्रालय मेरा बिल मेरा अधिकार पहल से जुड़ा है? A वित्त मंत्रालय, B कारपोरेट मामलों का मंत्रालय, C MSME मंत्रालय, D वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय। इस प्रश्न का सही उत्तर है A वित्त मंत्रालय। ग्राहकों द्वारा सभी खरीद के लिए चालान या बिल का अनुरोध करने की प्रथा को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार राज्य सरकारों के सहयोग से चालान प्रोत्साहन योजना शुरू कर रही है, जिसे मेरा बिल मेरा अधिकार के नाम से जाना जाता है। यह योजना 1 सितंबर 2023 को शुरू की जाएगी। यह पहल भाग लेने वाले राज्यों में GST पंजीकृत आपूर्तिकर्ताओं द्वारा ग्राहकों को प्रदान किए गए सभी व्यवसाय से उपभोक्ता चालान पर लागू होगी। लकी ड्रॉ में अर्हता प्राप्त करने के लिए कम से कम 200 रुपये के चालान होने चाहिए। हमारा अगला प्रश्न है, G20 व्यापार और निवेश मंत्रियों की बैठक का मेजबान कौन सा शहर है? हमारे ऑप्शन है A वाराणसी, B जयपुर, C चेन्नई, D पुणे। इस प्रश्न का सही उत्तर है B जयपुर। G20 व्यापार और निवेश मंत्रियों की बैठक भारत के गुलाबी शहर कहे जाने वाले जयपुर में संपन्न हुई। बैठक का नेतृत्व केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने किया। भारत की अध्यक्षता में G20 व्यापार और निवेश मंत्री स्तरीय 5 ठोस और कार्रवाई उन्मुख डिलीवरेबल्स पर एक अभूतपूर्व सहमति पर पहुंचे, जिन्हें जयपुर में आयोजित व्यापार मंत्री स्तरीय बैठक के परिणाम दस्तावेज में अपनाया गया है। G20 मंत्रियों में MSME के लिए सूचना तक पहुंच बढ़ाने के लिए जयपुर कॉल फॉर एक्शन भी जारी किया। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में इसरो द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार चंद्रयान मिशन में चंद्रमा की सतह पर सबसे अधिक तापमान क्या दर्ज किया गया है? A 20 डिग्री सेंटीग्रेड, B 40 डिग्री सेंटीग्रेड, C 50 डिग्री सेंटीग्रेड और D 70 डिग्री सेंटीग्रेड। इस प्रश्न का सही उत्तर है D 70 डिग्री सेंटीग्रेड। इसरो ने चंद्रमा की सतह पर तापमान भिन्नता का एक ग्राफ जारी किया। 70 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया, जो अपेक्षा से अधिक है।
चंद्रयान-3 के विक्रम लैंडर पर चंद्रा सतह थर्माफिजिकल एक्सपेरिमेंट पेलोड ने ध्रुव के चारों ओर चंद्र ऊपरी मिट्टी के तापमान प्रोफाइल को मापा। CHASTE पेलोड को भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला PRL अहमदाबाद के सहयोग से विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र की अंतरिक्ष भौतिकी प्रयोगशाला SPL के नेतृत्व वाली एक टीम द्वारा विकसित किया गया था। तो ये थे हमारे 50 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। आशा करती हूँ आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर कीजिएगा, ताकि मैं आगे भी आपको ऐसे वीडियोस भेजती रहूँ। धन्यवाद।